हेलो हाय एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। तो जैसा कि आज संडे है और संडे को हम सुपर संडे वाले में मिल रहे थे, बट मैंने सोचा उसको थोड़ा सा थोड़े दिन के लिए बंद किया जाए, या फिर ठीक है देखते हैं टाइम मिलता है तो हम उसमें भी मिलेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि एक प्रैक्टिस स्टार्ट किया जाए आप लोगों के लिए, जिसमें जो हम लोग होम साइंस से रिलेटेड कुछ जो है टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, बातचीत करें, क्योंकि अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। साथ ही साथ मतलब कंटेंट पढ़ने के साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर प्लस रिवीजन सब कुछ करना है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम अपने आप को बिल्कुल बूस्टअप कर लीजिए, तैयार कर लीजिए कि आपको अब कई सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, आज पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं। बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा इस तरह से लेकर के आते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, ये सिर्फ होम साइंस से रिलेटेड कुछ साधारण तरीके के क्वेश्चन हैं, जिनको देख करके हम थोड़ा सा अभी शुरू कर रहे हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम जो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को गुड लक या ऑल द बेस्ट, कुछ भी कह लीजिए। जो लोग सो रहे हैं वो लोग जग जाएं, उनका हो गया गुड आफ्टरनून, अब हो चुका है सबका। तो उठिए और इसके बाद थोड़ा सा पढ़िए और हम लोग साथ में कुछ देखते हैं, डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ऑल द बेस्ट तो मैंने आप लोगों को बोल ही दिया। नेवर डाउट योर एबिलिटीज़ फॉर अ मोमेंट इन लाइफ। बिल्कुल सही बात है, आपको अपने एबिलिटीज़ पे, अपनी योग्यता पे कभी भी किसी भी टाइम में कोई शक नहीं करना है, ठीक है। आप जैसा चाहेंगे वैसा बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर और अपनी योग्यताओं पे और अपनी जो आपके कर्म है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। तो चलिए, ज्ञान की बातें बहुत होंगी, हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखिए, बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको लगेगा कि मैम इतना इजी क्वेश्चन हम लोग क्यों कर रहे हैं, बट कोई नहीं, अभी हमारा फर्स्ट डे तो होता है ना, पहले दिन हमें आसान चीज़ें पढ़नी चाहिए, कह सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम तो आसान वाली चीज़ है, ठीक है। तो हमारे शरीर को पोषित कौन करता है? भोजन करता है, सभी को पता है। मैं यहाँ पे सारे ऑप्शन पढ़ करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगी। अगर कुछ ऑप्शन इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसको आपको बता दूँगी। अपोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं? कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक होता है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अपोषण हो जाए या बहुत कम हो जाए, ठीक है। इसके बाद थर्ड है हमारा 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूह में बांटे गए हैं, ठीक है। वो कितने बांटे गए हैं? 6 बांटे गए हैं। वो आपका वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन और वाटर। इसके बाद हमारा मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, सभी को पता है क्या है? भोजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूह में विभाजित किया गया है। तो पोषक तत्वों को कितने समूह में विभाजित किया गया है? 3 समूह में, ठीक है। इसके बाद है वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? फिर से वही बात है, आपका भोजन। पोषण की कितनी आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। तो पोषण की आपकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो 4 होती हैं, ओके। 8th क्वेश्चन है हमारा, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? सुपोषण। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सुपोषण हम क्या है, जब पर्याप्त मात्रा में चीज़ें खा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है, तो जाहिर सी बात है सुपोषण है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से पौष्टिक तत्व हैं। क्या है? निम्न में से पौष्टिक तत्व हैं। तो पौष्टिक तत्व आपका कौन कौन सा? इसमें सारे हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, मिनरल्स, ये जितने भी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 10th है हमारा, निम्न में से अपर्याप्त पोषण की स्थिति जो है, अपर्याप्त पोषण की स्थितियाँ कितनी होती हैं? 2 होती हैं, ठीक है। इसके बाद 11th है हमारा, रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो मतलब कि कोई पेशेंट है, अगर उसके हेल्थ के बेनिफिट के लिए हम जो उसको डाइट देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपचारात्मक आहार। उपचारात्मक आहार का मतलब थेरेप्यूटिक डाइट, ठीक है। इसके बाद है हमारा 12th नंबर पे, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? कहने का मतलब, जब आप ऐसा डाइट ले रहे हैं कि उससे आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है, उनकी क्वालिटी और उनका अमाउंट दोनों ही इनकम्प्लीट है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? आपकी कुपोषण कहलाएगी। जाहिर सी बात है, जब हमें एडिकेट अमाउंट में जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है कुपोषण की स्थिति हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है हमारा कि आप जो का ये जो कार्बोज है, कार्बोज के अंतर्गत कितने पोषक तत्व निहित होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर शरीर निर्माण तत्वों में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल, किसका महत्वपूर्ण स्थान है? वायु, ताप, लड्डू, इन सब में से किसका है? जल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद त्वचा एवं आँखों को सुरक्षित रखता है। आपको बिल्कुल पता है कि जो है, अगर देखा जाए यहाँ पर तो ऑप्शन यहाँ पे सी भी होना चाहिए और ए भी होना चाहिए, क्योंकि जो स्किन के लिए हमारा विटामिन सी अच्छा होता है और आंखों के लिए विटामिन ए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सी ही सही दिया गया है। तो आप लोग फिलहाल दोनों चीज़ जान लो कि स्किन के लिए हमारा विटामिन सी अच्छा होता है और विटामिन ए जो है आंखों के लिए तो होता ही है।
इसके बाद है कि भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो जो भोजन, आपको पता है भोजन के कार्य होते हैं मेनली 3 होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं, इसके बाद सोशियोलॉजिकल होते हैं और साइकोलॉजिकल होते हैं। सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और शारीरिक कार्य। तो जो इसमें से पूछा जा रहा है कि जो शारीरिक कार्य हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो उनको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, क्योंकि वो शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं, शरीर में टूट फूट का जो आपके मतलब टिश्यूज़ का ब्रेकडाउन होता है उनका काम करते हैं, उनको रिपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है, और रोगों से हमें बचाते हैं। तो आपके 3 काम ये हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि हमारे शरीर में जल कितना पाया जाता है। यहाँ पर है 60%, कहीं कहीं पे आपको 70% भी अगर है तो आप आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन मुख्यतः कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। एग्जाम में आप 2 भी लगा सकते हैं कि वाटर सोल्यूबल और क्या कहते हैं फैट सोल्यूबल, लेकिन नहीं, यहाँ पर 6 की बात हो रही है। तो विटामिन आपका A, D, E, K 4 ये हो गया और B और C, तो 4 2 आपका 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, एक सेकेंड, इसके बाद है हमारा शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य संचालन और स्वास्थ्य के लिए कितने तत्व अनिवार्य हैं? कितने हैं? 5 तत्व अनिवार्य हैं आपके, वही कार्बोहाइड्रेट और सारी चीज़ें। इसके बाद निम्न में शरीर में निर्माण सहायक पौष्टिक तत्व कौन सा? कहने का मतलब आपके शरीर में, आपके शरीर में बॉडी बिल्डिंग का काम कौन करता है? आप सभी को पता है प्रोटीन करता है, प्रोटीन का काम ही होता है बॉडी बिल्डिंग। हमारे शरीर में कौन सी 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? एक होती है वॉलेंट्री और एक होती है इनवॉलेंट्री। मतलब कि वॉलेंट्री का मतलब ऐच्छिक और इनवॉलेंट्री का मतलब अनैच्छिक क्रियाएं, 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। इसके बाद हमारा है कि निम्न में से अम्ल उत्पादक भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है वो? एक सेकेंड, कौन सा है? आपका अंडा है, ठीक है। इसके बाद निम्न में क्षार उत्पादक कौन सा है? तो क्षार उत्पादक मतलब जो एल्कलाइन प्रोडक्ट है आप कह सकते हो, तो वो कौन सा है? आपका मांस है। फिर निम्न में असुरक्षात्मक आहार है, तो आपको देख से समझ में आ रहा है मछली तो होगी नहीं, पनीर भी नहीं, ताजे फलों का रस, तो क्या होगा? शर्करा। आप देखते होंगे कि हम लोग जो है चीनी को बोलते हैं कि चीनी या जितनी भी ये वाली चीज़ें होती हैं उनको हम लोग अवॉइड करते हैं, आपको पता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तियों में कितने प्रकार की क्रियाशीलता पाई जाती है? आपको पता है कितनी क्रियाशीलता? 3 प्रकार की क्रियाशीलता पाई जाती है। कितनी? 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार से मतलब यहाँ पर ये है कि कोई मध्यम वर्ग का काम करता है, कोई नॉर्मल करता है, कोई बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता वाला काम करता है, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। ऊर्जा मापने की इकाई को क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं, आपको पता ही है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद है भोज्य पदार्थों के सभी कार्बनिक पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जाहिर सी बात है। फिर नेक्स्ट है हमारा कैलोरीमीटर द्वारा ऊर्जा मापन की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री। हमने पढ़ा था जब हमने स्टार्ट किया था फूड साइंस। इसके बाद भोज्य पदार्थ में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को कैलोरीमीटर में प्रायः कितनी विधियों से नापा जाता है? आपको पता होगा, हम लोगों ने पढ़ा था 2 तरीके से, ठीक है। भोज्य पदार्थ उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्व हैं, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्व हैं, तो जाहिर सी बात है आपको घी से भी ऊर्जा मिलेगी, तेल से भी मिलेगी और अनाजों से भी मिलेगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है हमारा, आधारीय चयापचय की माप करने वाली प्रणाली को कहा जाता है। तो ये हमारा है, आधारीय चयापचय की माप करने वाली प्रणाली को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसमें से? उष्मा मापी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि ज्वर की स्थिति में BMR बढ़ जाता है। BMR आपका क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। BMR सामान्यतः हम इस एक शरीर में आप कह सकते हो ऐसी एक वो है कि जैसे हमारा शरीर जब आराम की अवस्था में होता है, हम सो रहे होते हैं या हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, उसके बावजूद हमारे शरीर के अंदर काफ़ी ऐसे ऑर्गन्स, जैसे आपका हार्ट है, लंग्स है, इसके बाद लीवर है, इन सारी चीज़ों में भी फंक्शन होता रहता है। तो जब आराम की अवस्था में भी आपके शरीर के अंदर जो भी कुछ प्रक्रियाएँ चल रही हैं उनमें भी कुछ एनर्जी लगती है ना, उनके लिए भी, तो उनका भी फंक्शनिंग होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसी ऊर्जा की आवश्यकता को हम लोग जो है, उसी के दर को हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो जो हमारे फीवर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इस स्थिति में, ज्वर की स्थिति में क्या बढ़ता है? ICMR तो बढ़ेगा नहीं, DMR भी नहीं बढ़ेगा, तो BMR बढ़ता है आपके, ठीक है। इसके बाद उपवास में, मतलब जब आप फास्ट रखते हैं तो आपका BMR क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि जब हम कोई ज़्यादा फूड नहीं लेंगे, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी को भी उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या है कि वह आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने की सामर्थ्य हो, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हम लोगों ने पढ़ा था कि बैलेंस डाइट जो है ऐसी होती है कि जिसमें आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिनरल सब कुछ प्रेजेंट हो। इसके बाद सामान्यतः होता क्या है कि एक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, आपका जो मतलब एक व्यक्ति है वो कितना काम कर सकता है, ठीक है। तो कितना काम कर सकता है आप देख सकते हो इसमें
कि 3 तरीके का काम करता है। अब काम की बात यहाँ पे वही हो रही है कि एक मतलब सामान्य काम और एक मध्यम वर्ग वाला काम और एक बहुत हार्ड वर्क आप कह सकते हो। WHO का पूरा नाम बिल्कुल कोई भी बता सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, जिनेवा में है, आपको पता है। इसके बाद भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है, कौन सा, रोग उत्पन्न करेगा नहीं, कार्बोज का निर्माण करना भी नहीं। तो जो भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य है वो है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में संतुलित आहार के अवयव हैं, मतलब कि कंपोनेंट है बैलेंस डाइट के। तो बैलेंस डाइट में कैलोरी भी होनी चाहिए, खनिज लवण भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि जितने दिए सब होना चाहिए। निम्न में से किसका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? सभी चीज़ों पे पड़ता है। देखो, लिंग पे भी पड़ेगा, आयु पे भी पड़ेगा और शारीरिक परिश्रम पे भी पड़ेगा, क्योंकि हम जो भोजन लेते हैं, डाइट लेते हैं, उस पर देख करके लेते हैं ना, आप किस आयु के इंसान को खाना दे रहे हो, कौन से लिंग के इंसान को खाना दे रहे हो, क्या शारीरिक परिश्रम उनका है, कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से हम जो है देते हैं। तो इसमें भी आपका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद होता क्या है कि संतुलित आहार न ग्रहण करने से व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है या व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शारीरिक शक्ति की क्षीणता, कमजोरी, भार में कमी, सब कुछ ही होगा। बिल्कुल सही बात है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व में निम्न में से क्या है? तो वो आपका क्या होगा, जो सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है, मैंने आपको अगर याद हो तो जो खनिज और विटामिन होते हैं, मतलब मिनरल्स और विटामिन होते हैं, उनको हम लोग प्रोटेक्टिव फूड के अंदर रखते हैं। अगर आपको याद होगा तो याद ही होगा। इसके बाद हमारा परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है। जो परिवार का भोजन का लेवल है वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा? भोजन के लिए प्राप्त धन पर, गृहिणी को पाक कला के पूर्ण ज्ञान पर, गृहिणी को भोज्य पदार्थ एवं पोषण संबंधी जानकारी पर। ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों पर निर्भर करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना हमारी इनकम होती है उसी के हिसाब से हमारा क्या क्या हम खाएंगे, डाइट जो है डिपेंड करती है। भाई जो गरीब है वो दाल रोटी खा के भी सो सकता है, बट जिसके पास पैसा है वो दाल चावल सब्जी रोटी सलाद, इसके बाद डेजर्ट, आइसक्रीम, मतलब कोई ऐसे फल फ्रूट सब कुछ सारी चीज़ें, सूप भी पिएगा, वो दाल भी खाएगा, सब कुछ खाएगा। इसके बाद पाक कला का मतलब कि यहाँ पर है कि उसको कुकिंग मेथड पता हो, जो खाना बना रहा है वो, उसको जब तक जो कुकिंग मेथड से अगर उसका ज्ञान नहीं होगा तो वो उल्टा सीधा तरीके से खाना पका सकता है, जिससे आपके भोजन के काफ़ी न्यूट्रिएंट्स लॉस हो सकते हैं। इसके बाद गृहिणी को भोज्य पदार्थ एवं पोषण संबंधी जानकारी पर, बिल्कुल सही बात है, उसको भोजन के बारे में और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो उनको पता हो, तभी तो वो प्रॉपर तरीके से खाना बनाएंगी। तो आपके जो परिवार का भोजन है वो इन सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर इसमें भी होगा डी, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आहार आयोजन का उद्देश्य क्या है? जब हम मील प्लानिंग करते हैं तो उसका क्या एम है, क्यों हम करते हैं? तो सबसे पहले यही है, मान के परिवार को पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है कि भाई हेल्दी और बैलेंस डाइट मिल सके उनको। और सेकंड है हमारा मितव्ययिता एवं साधनों का सदुपयोग। बिल्कुल सही बात है कि मतलब जो भी चीज़ें हैं आपके पास, रिसोर्सेज हैं, उनका अच्छे से उनको यूटिलाइज किया जा सके। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। डी का मतलब यहाँ पर ए वाला भी सही है और बी वाला भी सही है। फिर नेक्स्ट है हमारा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। जब वही वाली बात है, जब आप मील प्लानिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करेगा? आयु करेगा, क्योंकि जब हम जिसको हम भोजन दे रहे हैं तो हमें उसकी एज के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर कोई छोटा बच्चा है 2 से 4 साल का तो उसके हिसाब से हमें देना पड़ेगा। अगर कोई अडल्ट है तो उसको हमें जो है उस तरीके का खाना देना पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान अडल्ट होता है तो उसकी बॉडी में कई सारी चेंजेस भी हो रहे होते हैं और कई सारे बॉडी बिल्डिंग का काम हो रहा होता है, टिश्यूज़ फॉर्मेशन का काम होता है। और कोई अगर बहुत ओल्ड एज का है तो उसके हिसाब से हम डाइट देंगे। इस वजह से जो मील प्लानिंग में जो प्रमुख तत्व है उसको, मतलब एक आप कह सकते हो मेन फैक्टर है उसको प्रभावित करने वाला, तो उसमें हम जो है एज को ही मानेंगे। एज का मतलब वही है आयु। इसके बाद है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। अभी हमने पढ़ा आयु बिल्कुल प्रभावित करेगी, लिंग भी प्रभावित करेगा। लिंग का मतलब यहाँ पे सेक्स की बात हो रही है कि मतलब उनका जेंडर क्या है, आप कह सकते हो कि कैसे दे रहे हैं आप। क्योंकि होता क्या है कि कहीं कहीं पे जब जैसे लड़के होते हैं तो लड़के जब एडोलसेंस में होते हैं तो उनको जो है प्रोटीन की या कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन गर्ल्स का अगर देखा जाए तो उनको भी कैलोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन आप कह सकते हो कि उनसे 100 कैलोरी या 50-60 कैलोरी से कम, मतलब थोड़ा सा कम दिया जाता है। तो बस इतनी सी बात यहाँ पर है। इसके बाद इंटरेस्ट का ध्यान तो रखना ही चाहिए सभी को, जिसको भी आप दे रहे हैं, जिस एज ग्रुप को भी आप जो है भोजन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें जो यहाँ पर क्या पूछ रहा नहीं पूछ रहा है कि मतलब प्रभावित नहीं करेगा, तो क्या नहीं करेगा? अध्ययन। यहाँ अध्ययन की कोई विशेष बात नहीं हो रही, तो अध्ययन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है हमारा आहार आयोजन का चरण नहीं है। जब हम मील प्लानिंग करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, तो कौन से स्टेप्स इसमें से नहीं है उसकी बात हो रही है। तो पहला है हमारा, अब पारिवारिक सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब आपको न्यूट्रिएंट्स का ज्ञान, मतलब कि फैमिली मेम्बर हैं उनको किस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, अगर आपको उसका ज्ञान नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात आपको दिक्कत आएगी मील प्लान करने में।
फिर सेकंड है हमारा आहार आयोजन में भोज्य वर्गों का प्रयोग। फूड ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो जब भी हम मील प्लान करते हैं तो सारे फूड ग्रुप से हमें एक एक जो है आपके फूड सब्सटेंस लेने होते हैं। तो वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन से फूड ग्रुप से आपको कौन से भोजन को सेलेक्ट करना है। फिर हमारा है संतुलित आहार तालिकाओं का प्रयोग। बिल्कुल सही बात है, ये भी आपको बैलेंस डाइट का ज्ञान होना चाहिए। तो उससे आप देख पाएंगे कि किस तरीके के आप कौन कौन से फूड को आप जो है इंक्लूड करें तो आपका पूरा बैलेंस डाइट बन के तैयार हो पाएगा। आर्थिक स्थिति, इसमें जो है आर्थिक स्थिति जो आपकी होगी उस हिसाब से आप पहले ही अपना भोजन या जो भी घर में राशन वगैरह आपको लेना वो चीज़ आप पहले ही खरीद चुके हैं। तो मील प्लानिंग के टाइम आर्थिक स्थिति का कोई जो है यहाँ पर रोल नहीं है। नेक्स्ट है आहार आयोजन का चरण। अब अभी हमने उधर पढ़ा कि कौन सा चरण नहीं, अब यहाँ पढ़ना है कि चरण है। तो पारिवारिक सदस्यों की जो आवश्यकता होती है वो भी बिल्कुल होगा। इसके बाद आहार आयोजन में वर्गों का प्रयोग, बिल्कुल ये भी होगा आपका। और संतुलित आहार तालिकाओं का प्रयोग, ये भी आपको करना ही पड़ेगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है आहार आयोजन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए मौसम का ध्यान रखेंगे आप, बिल्कुल रखेंगे। इसके बाद पाक प्रणाली, बिल्कुल सही बात, वो भी आप ध्यान रखेंगे। पाक प्रणाली मतलब वही कुकिंग मेथड की बात हो रही है। फिर सी है आपका परिवार के सदस्यों की रुचियाँ। आपको बिल्कुल इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि फैमिली मेम्बर्स की किन चीज़ में या किन फूड में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पर डी। आहार आयोजन से क्या लाभ है। समय का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, धन का सदुपयोग। तो बिल्कुल सही बात है, टाइम का भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे क्योंकि पहले से अगर आपने सब प्लान कर रखा है कि क्या बनना है भोजन में तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। कार्य सरलीकरण का मतलब वर्क सिंप्लीफिकेशन है। जब पहले से पता है आपको क्या खाना बनाना है और किस तरीके से बनाना है तो जाहिर सी बात है आप उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट और उस तरीके की चीज़ों का आप पहले से ही अरेंजमेंट कर लेंगे। धन का सदुपयोग, पहले से अगर हम प्लान किए रहेंगे तो हमें कुछ बार बार ऐसा नहीं होगा कि हमें बार बार चीज़ें खरीद के लानी पड़ रही हैं, तो उससे क्या होगा आपका धन भी बचेगा। तो इसमें भी आपका नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सा नहीं है, दूध आवश्यक है, फल भी आवश्यक है, चपाती आपकी बिल्कुल आवश्यक है, तला भुना, ठीक है, तला भुना जो है वो आपका बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो मुझे लगता है हाँ, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। तो आप लोग इसमें बताइएगा ज़रूर कि ये क्वेश्चन या मतलब ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। हालांकि ये तो अभी बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, आगे मैं अभी धीरे धीरे इसको थोड़ा सा और कह सकते हो आपकी थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगी। पर मैंने सोचा अभी पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक बेस तैयार करें कि इसी तरीके से हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आगे चीज़ें, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोगों ने सुना और बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी वीडियो कॉमेंट सेक्शन में, और बताइएगा कि इसको जो हम लोग कंटिन्यू रखें या फिर बंद कर दें। बाकी हमारी कंटेंट वाली चीज़ें तो चल ही रही हैं। मिलते हैं कल से, फिर हम लोग जो है जो चीज़ें बची हुई हैं, अभी काफ़ी चीज़ें फूड साइंस में बची हैं तो उसको मैं आपको करवाती हूँ। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिए और पढ़ाई जो अपनी जारी रखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम की डेट भी कभी भी हो सकता है आगे सुनने को मिल जाए आपको। फिलहाल अभी तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, फॉर्म वगैरह भर लीजिए और एकदम पूरा प्रिपेयर करिए अपने आप को जो है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। और एग्ज़ाम में बैठना ही नहीं, आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल सेलेक्ट होना है। तो चलिए फिर ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं कल।